अगर किसी देश में बिजली बचाने के लिए दुकानों, मार्केट और मॉल्स को शाम 8 बजे ही बंद करना पड़े, तो समझना चाहिए कि समस्या सिर्फ बिजली की नहीं, बल्कि उस देश की पूरी इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ चुकी है। बांग्लादेश इस समय गंभीर पावर शॉर्टेज का सामना कर रहा है। एक तरफ पावर शॉर्टेज बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस सप्लाई कम होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट जैसे शॉप, मार्केट और मॉल्स को रात 8 बजे बंद करने जैसे इमरजेंसी मेजर्स लिए जा रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश ने इंडिया से एडिशनल डीजल सप्लाई की भी मांग की है। हम बात करें अगर न्यूज़ की, इस समय बांग्लादेश जो है वो गंभीर पावर शॉर्टेज का सामना कर रहा है, यानी बांग्लादेश में इस समय गंभीर पावर शॉर्टेज है। पावर शॉर्टेज के साथ साथ वहां पर नेचुरल गैस सप्लाई की भी दिक्कत दिखाई दे रही है। इसीलिए सरकार ने एक सख्त नियम निकाला है कि रात 8 बजे तक शॉप, मार्केट और मॉल्स को बंद कर दिया जाए। साथ ही वहां की सरकार ने इंडिया से डीजल की भी मांग की है। क्या हुआ है, अगर हम इस पूरी घटना को समझें तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। तो बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए इमरजेंसी एनर्जी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं। इसके तहत शॉप, मार्केट, मॉल्स को रात 8 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक कंजम्पशन को कम करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी को बचाना, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में पावर आउटेज कई घंटों तक पहुंच रहे हैं। यानी सरकार के सामने इमीडिएट प्रायोरिटी है कि अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी को एसेंशियल सेक्टर के लिए बचाना। अगर हम बात करें कि क्राइसिस क्यों आया है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बांग्लादेश में पावर क्राइसिस आया क्यों। तो इसका रूट कॉज है नेचुरल गैस शॉर्टेज। गैस सप्लाई कम हुई है तो पावर जनरेशन कम हुआ है। उसके बाद लोड शेडिंग बढ़ गया है। इसके अलावा एलएनजी सप्लाई डिस्पर्सन ने इस क्राइसिस को और गंभीर बनाया है, यानी इस संकट को और बढ़ा दिया है। या इसके इसीलिए इसे केवल इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज नहीं, बल्कि फ्यूल सप्लाई क्राइसिस से जुड़ा पावर क्राइसिस भी कहा जा सकता है। अगर हम एलएनजी एंगल से बात करें तो एलएनजी का रोल समझते हैं। बांग्लादेश में एलएनजी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लो को आसान भाषा में समझते हैं। एलएनजी सप्लाई, फिर गैस फायर प्लांट प्रभावित, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कम और अंत में पावर कट। इससे पूरा मामला एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल जाता है, यानी पावर सेक्टर की वनरेबिलिटी सीधे पावर सप्लाई से जुड़ी हुई है। अगर हम ईरान क्राइसिस कनेक्शन की बात करें या फिर इंटरनेशनल एंगल से देखा जाए, तो ईरान क्राइसिस कनेक्शन है कि मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर प्रेशर बढ़ सकता है, यानी ग्लोबल शॉक्स इक्वल्स टू लोकल क्राइसिस। यानी जब मिडल ईस्ट में संकट रहेगा तो लोकल क्राइसिस होने की संभावना ज्यादा है। अगर इसको हम फ्लो में देखें तो मिडल ईस्ट टेंशन से एनर्जी सप्लाई डिस्पर्सन और फिर एलएनजी या फिर फ्यूल प्रेशर बढ़ जाएगा और इसका असर पड़ेगा बांग्लादेश पावर क्राइसिस पर। यानी इसका असर जो है वो बांग्लादेश के पावर क्राइसिस पर दिखाई दे रहा है। इसे देखा जा सकता है, इससे हम एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, यानी इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिल रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का असर लोकल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तक पहुंच सकता है। यानी ईरान क्राइसिस ने ग्लोबल एनर्जी स्ट्रेस को बढ़ा दिया है। अगर हम इंडिया कनेक्शन की बात करें तो इस पूरी खबर में भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि बांग्लादेश ने न्यू दिल्ली से एडिशनल डीजल सप्लाई की मांग की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संकट के समय भारत बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण रीजनल एनर्जी पार्टनर बन सकता है। यानी सिर्फ एक
सिर्फ फ्यूल सप्लाई की बात नहीं है, इसके साथ भारत की नाइबरहुड डिप्लोमेसी और रीजनल लीडरशिप भी जुड़ती है। बांग्लादेश ने मांग की है कि एडिशनल डीजल सप्लाई और भारत रीजनल एनर्जी पार्टनर के रूप में महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिए। अगर हम बात करें इंडिया बांग्लादेश एनर्जी पार्टनरशिप की, तो अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर एनर्जी पार्टनर रिलेशनशिप को समझते हैं, यानी पार्टनरशिप को समझते हैं। दोनों देशों के बीच कॉर्पोरेशन के एरियाज हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड, फ्यूल सप्लाई और ग्रिड कनेक्टिविटी, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच एनर्जी पार्टनरशिप पहले से मौजूद है। इसका बॉर्डर ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी, इसीलिए क्राइसिस में इंडिया की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम इम्पैक्ट देखें या फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस बारे में बात करें, तो अब इस पावर क्राइसिस का असर केवल इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं रहेगा। पावर क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन सकता है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं, इंडस्ट्री प्रभावित होंगी, फिर एग्रीकल्चर, बिजनेस और फिर लास्ट में हाउस होल्ड्स पर भी असर दिख सकता है। जब बिजली कम होगी तो प्रोडक्टिविटी कम होगी और फिर उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्टली इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। हम अगर इंडिया के लिए इसके महत्व की बात करें, तो अब सवाल है कि भारत के लिए बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो कई कारणों से, जैसे कि बांग्लादेश भारत का नाइबरहुड फर्स्ट है, यानी भारत जो है वो बांग्लादेश का पड़ोसी है। बांग्लादेश भारत का स्ट्रेटेजिक नाइबरहुड है, ट्रेड पार्टनर है, कनेक्टिविटी गेटवे है, एनर्जी पार्टनर है। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए कनेक्टिविटी गेटवे है और एनर्जी कॉरपोरेशन के कारण एनर्जी पार्टनर भी है। इसीलिए स्टेबल बांग्लादेश इक्वल्स टू स्टेबल नॉर्थ ईस्ट प्लस स्टेबल रीजन। अगर हम चैलेंजेस को देखें इसमें या फिर चैलेंजेस की बात करें, तो अब इस क्राइसिस से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी सामने आते हैं। पहले चैलेंज ये है कि गैस डिपेंडेंस। अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किसी एक फ्यूल पर ज़्यादा डिपेंडेंस है तो सप्लाई डिस्पर्जन का बड़ा असर हो सकता है। दूसरी है इंपोर्ट डिपेंडेंस, तीसरी है एलएनजी वर्नेबिलिटी और चौथी है ग्लोबल प्राइसेस शॉक। अगर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ती है तो इंपोर्ट डिपेंडेंस कंट्रीज पर सीधा प्रेशर आता है। इसीलिए इस न्यूज का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि एनर्जी सिक्योरिटी इक्वल्स टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बात करें अगर वे फॉरवर्ड या आगे के समाधान की या फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो बांग्लादेश को अपनी एनर्जी रिसाइलेंस मजबूत करनी होगी। इसके लिए डाइवर्सिफाई फ्यूल सोर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा, रीजनल ग्रिड कॉर्पोरेशन को बढ़ाना होगा और स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व करना होगा। इन सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होगा कि इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना होगा। रीजनल एंगल क्या है? तो अब इस पूरे साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। भविष्य में साउथ एशिया को एक कनेक्टेड एनर्जी ग्रिड की जरूरत है। इसका मॉडल दिया गया है कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, यानी अगर कंट्रीज आपस में इलेक्ट्रिसिटी शेयर करें तो किसी एक देश में क्राइसिस आने पर पूरे दूसरे देश मदद कर सकते हैं, यानी उसके आसपास के देश उसकी मदद कर सकते हैं। यानी बात यह है कि शेयर्ड पावर प्लस शेयर्ड रेसिलेंस और संकट के समय रीजनल कॉर्पोरेशनल। यूपीएससी एंगल क्या है? तो यूपीएससी के लिए ये जीएस पेपर 2 और 3 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात अगर कंक्लूजन की करें, निष्कर्ष की करें, तो
बांग्लादेश का पावर क्राइसिस हमें एक बहुत बड़ी बात समझाता है कि एनर्जी क्राइसिस कभी भी सिर्फ एनर्जी क्राइसिस नहीं रहता। जब इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होती है तो उसका असर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बिजनेस, हाउस होल्ड्स और पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। जब क्राइसिस का कारण ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और एनर्जी सप्लाई डिस्पर्जन हो तो एनर्जी कॉरपोरेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के लिए यह एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वह अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को केवल डिप्लोमेसी तक नहीं ना रख करके एनर्जी डिप्लोमेसी में भी बदल सकता है। यानी एनर्जी क्राइसिस किसी एक देश की समस्या नहीं, यह रीजनल सिक्योरिटी चैलेंज बन सकती है। इंडिया के लिए अवसर है कि वो नाइबरहुड डिप्लोमेसी को एनर्जी डिप्लोमेसी में बदले, यानी उसको बदलना चाहिए। जिस क्षेत्र की एनर्जी सिक्योरिटी एक दूसरे से जुड़ी हो, वहां किसी एक देश का एनर्जी क्राइसिस पूरे क्षेत्र की समस्या बन सकता है। इसीलिए साउथ एशिया का भविष्य सिर्फ शेयर्ड बॉर्डर में नहीं, बल्कि शेयर्ड एनर्जी सिक्योरिटी में भी है। धन्यवाद।